अंधेरी रात का वक्त था। सुरेश और विजय बाहर घूमने के लिए गए थे। तभी रास्ते में एक सुनसान जगह पर उनकी गाड़ी खराब हो गई, जिसकी वजह से वे बीच रास्ते में खड़े रह गए। यार, तुझे मैंने कितनी बार कहा था कि पहले गाड़ी को ठीक कर ले, फिर घूमने चलेंगे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब देख। भाई, मुझे क्या पता था कि ये गाड़ी इस वीरान जंगल में खराब हो जाएगी। अब देखो, इतनी तेज बारिश हो रही है और ऊपर से ये जंगल का रास्ता रात में बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। अरे सुरेश, बारिश है तो क्या हुआ, अच्छा है, मजे से भीग जाएंगे। मज़ा? किस चीज़ का मज़ा? तुम हंसी मजाक में सब कुछ भुला देते हो, लेकिन ये जगह खेल तमाशे की नहीं है। ये जंगल बरसों से सुनसान पड़ा है। लोग तो ये भी कहते हैं कि रात के समय यहाँ भूत चालावा वगैरह घूमते हैं। अरे सुरेश, क्या चालावा वालावा, अब तुम भी गांव की भोली अम्मा की तरह कहानियां सुनाने लगे। मुझे तो तुम्हारी बातों से डर नहीं लग रहा, बल्कि हंसी आ रही है। अच्छा, तुम हंसो, लेकिन ये मौसम तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। ज्यादा तूफान आने से पहले ही हमें कहीं रुकने की जगह देखनी होगी। सही है भाई, चलो चलो, कोई जगह ढूंढते हैं। हम दोनों उस तेज बारिश में किसी ठिकाने की तलाश में निकल पड़े। वो काली रात की बारिश की बूंदें हमारे जिस्म पर चाकू की तरह लग रही। चलते चलते हम लोग गांव के सुनसान रास्ते की तरफ चले गए। विजय, ये रास्ता तो बहुत सुनसान होता जा रहा है और कहीं रुकने का ठिकाना भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, रास्ता तो अब सुनसान हो रहा है, लेकिन चलो, तुम डरो मत, कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी हमारे सामने एक अजीब सी औरत नजर आई, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से वो ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। तभी आसमान पर जोर से बिजली कड़की, जिसकी आवाज से हमारा ध्यान हट गया, और जब हमने दोबारा उस जगह पर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। विजय, तुमने अभी किसी को देखा? यहाँ कोई औरत खड़ी थी, लेकिन अब नहीं है। हाँ सुरेश, मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन मुझे लगता है ये हमारा वहम होगा यार। तुम डरना मत। मैं सुरेश को तसल्ली दे रहा था कि तभी मेरी नजर सामने पेड़ से थोड़ी ही दूर एक मकान पर गई। वो मकान काफी सुनसान जगह पर था और हम उस मकान की तरफ चले गए। मकान पहुंचकर हम बाहर खड़े हो गए। वो मकान काफी वीरान पड़ा था। उस मकान से गांव के लोगों के घर बहुत दूर दूर थे। मकान देखने में बहुत पुराना था, जैसे कई सालों से कोई रहा ना हो इसमें। अब रात भी काफी अंधेरी हो चुकी थी। ये कैसा घर है इतनी सुनसान जगह पर, और यहाँ आसपास कोई दूसरा घर भी नजर नहीं आ रहा। जगह तो मुझे भी थोड़ी सुनसान लग रही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, रात की ही तो बात है। अभी हम यहीं रुक जाते हैं, बारिश भी तेज है, सुबह होते ही हम फौरन चले जाएंगे। तभी मैंने बाहर से आवाज लगाई कि कोई बाहर आ जाए। सुनता है कोई? क्या इस घर में कोई है? हमारी मदद करो। मैंने आवाज लगाई। तभी उस मकान से एक लाल साड़ी में लड़की बाहर निकल आई। जी साहब जी, क्या हुआ? वो हमारी गाड़ी खराब हो गई और हम यहाँ फंस गए। बस सिर्फ रात के लिए हमें ठहरने की जगह दे दो। जी साहब जी, आप लोग अंदर आ जाइए, बारिश बहुत तेज हो रही है, जल्दी से आ जाइए। हम दोनों वहां घर के अंदर जाकर बैठ गए। वो औरत हमसे थोड़ी दूरी पर बिस्तर पर बैठ गई और फिर वो हमारी तरफ देखने लगी। साहब जी, क्या हुआ? डर लग रहा है क्या? एक गहरी सांस लेकर मैंने कहा, नहीं जी। मैंने घरों की तरफ नजर उठाकर देखा तो वहां पर कुछ ज्यादा सामान नहीं था और हमें उस औरत के सिवा कोई भी नजर नहीं आया। फिर मैंने थोड़ा घबराहट के साथ उससे पूछा, आपके सिवा कोई और दिखाई नहीं दे रहा? आपके घर के बाकी सब क्या बाहर गए हैं क्या? नहीं, यहाँ कोई और नहीं रहता, मेरे सिवा मैं अकेले ही रहती हूँ यहाँ। ये सुनकर हम दोनों को बहुत अजीब लगा और वहां पर हम दोनों को उस औरत के साथ बैठे हुए भी
एक अलग सा डर लगने लगा। और ये औरत इस घर में अकेली रहती है, पर क्यों? उसके बाकी घर वाले कहाँ हैं? मेरे मन में बस यही सवाल घूम रहा था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत करके एक बार उससे पूछा, तो आपके और फैमिली वाले कहाँ हैं? उसने मेरी तरफ अजीब घूरती हुई नजरों से देखा, जैसे कि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती हो। मेरे फैमिली में कोई नहीं बचा है, सब मर गए। बस मैं ही हूं जो यहाँ रहती हूँ। पर कैसे? क्या हुआ था उन्हें? एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। कैसा हादसा? क्या हुआ था उनके साथ? उस दिन भी ऐसे ही खौफनाक बारिश हो रही थी। जोरदार बिजली के कड़कने के साथ ऐसा लग रहा था जैसे बादल अभी ही टूटकर गिर जाएंगे। उस जोरदार बारिश में कुछ मजबूर मुसाफिर हमारे घर की तरफ आए। दरवाजा मेरे अब्बा ने खोला था। चाचा जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आसपास कोई होटल भी नहीं है जहां हम रुक जाएं। अगर आप थोड़ी जगह दे देते तो बस ये बारिश कम होते ही हम यहां से चले जाएंगे। मेरे अब्बा को उन पर बहुत तरस आया और उन्होंने उन्हें घर में रुकने की इजाजत दे दी। वो लोग उस समय बहुत मजबूर लग रहे थे। काफी देर से बारिश हो रही थी और ठंड बहुत तेज हो गई थी। वो सारे भीग चुके थे। मैंने उन्हें अंदर कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी नजरें मुझे घूर रही हैं। मैंने उनको वहां बैठाया और चुपचाप अंदर चला गया। जब तक मैं उनकी नजर से ओझल नहीं हो गया, तब तक वो मुझे देखते रहे। उनकी नजर मुझे ठीक नहीं लगी। मैंने अब्बा जी को अपने कमरे में बुलाया और उनसे कहा, अब्बा जी, मुझे ये लोग ठीक नहीं लगते। आपको इन्हें यहाँ नहीं रोकना चाहिए। बेटा, ये लोग मुसाफिर हैं और इतनी बारिश में कहां जाएंगे? बारिश बंद होते ही ये लोग निकल जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम अपने कमरे में आराम से सो जाओ, ज्यादा सोचो मत बेटा। ऐसा लग रहा था जैसे अब्बा जी मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर आराम से सोने लगा। 3 घंटे की नींद के बाद मुझे बाहर से जोरदार चीख की आवाज आई। वो चीख बहुत ही भयानक थी, जैसे कि कोई किसी को मार रहा हो। इस चीख से मेरे अंदर की रूह कांप गई हो जैसे। मैं उसे देखने के लिए आगे की खिड़की की तरफ जाने लगी और जब मैंने खिड़की से देखा तो मैं बहुत डर गई। मेरे सामने एक बेहद भयानक मंजर था। उन लोगों ने मेरे परिवार को मार डाला था। वहां जमीन पर मेरे अब्बा की लाश पड़ी थी। ये देखकर मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी। मेरी चीख की आवाज सुनकर उन लोगों की नजरें मेरी तरफ उठी और वो अब मुझे घूरने लगे। मैं जल्दी से खिड़की से पीछे हटने लगी और बेहद डरी हुई पीछे की खिड़की के साथ खड़ी हो गई। तभी वो लोग दरवाजा तोड़कर मेरे कमरे में घुस आए। चलो मेरी रानी, देख, तेरे लिए मैंने तेरे सब घर वालों को मार दिया। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पीछे एक खिड़की थी। मैंने उसी खिड़की से छलांग लगा दी और उसके बाद फिर क्या हुआ? बताओ ना। उसके बाद फिर वो लोग चले गए और इस तरह फिर मैं अकेली रह गई और अब मैं अकेली रहती हूँ। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे फैमिली के साथ। उसके बाद मेरी नजर फिर कमरे पर गई। अब जैसा उस लड़की ने बताया था, ये कमरा बिल्कुल वैसा ही था। आगे की साइड दरवाजा और पीछे की साइड एक खिड़की। मैंने उससे पूछा, कहीं ये कमरा वही तो नहीं? यही वो कमरा था और ये पीछे वाली खिड़की थी जिससे मैं छलांग लगाकर भागी थी। आजकल तो लोगों पर यकीन करना ही मुश्किल हो गया है। हाँ साहब जी, इसीलिए मुझे उन लोगों से बहुत नफरत है और खासकर मुसाफिरों से। बातों ही बातों में जैसे ही हमने उसे देखा तो उसकी नजरें जैसे मुझे और सुरैश को घूर रही थीं। मैंने उसका ध्यान हमारी तरफ से हटाने के लिए कहा, अच्छा, क्या हमें थोड़ी चाय मिल सकती है? ठंड ज्यादा है, बीमार हो जाएंगे। जी साहब जी, मैं अभी लाती हूँ।
लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आऊं आप लोग यहाँ से हिलना मत। मगर क्यों? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? वो साहब जी, घर बहुत बड़ा है ना, इसलिए आप दोनों कहीं भटक न जाए। बस आप लोग यहीं पर बैठे रहिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। वो पानी लेने चली गई और मैं और सुरेश इधर उधर उसके कमरे को देख रहे थे। ऐसे ही मैं चलते चलते उस खिड़की के पास पहुंच गया। अभी भी तेज बारिश हो रही थी और फिर जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो नीचे गहरी खाई थी। इतनी गहरी खाई को देखकर मैं तो हैरान ही रह गया कि आखिर कोई इतनी गहरी खाई से गिरकर बच कैसे सकता है। या तो वो लड़की हमसे झूठ बोल रही है या फिर वो कोई और ही चीज है। अरे ये क्या है? सुरेश, भागो यहां से, ये कोई लड़की नहीं है, भागो जल्दी। हमारे धड़कनें अब बहुत तेज हो गई थीं और मैं समझ गया था कि ये क्या है। हमने बिना सोचे ही वहां से भागना शुरू कर दिया। जैसे ही हम घर से भाग रहे थे तो उस लड़की की नजर हम पर पड़ गई और उसने पीछे से कहा, साहब जी कहाँ जा रहे हैं? रुको मत जाओ, अंदर रुको मत जाओ, चाय पिए। इतना कहकर वो लड़की अजीब सी हंसने लगी। और जब हमने उसे पीछे मुड़कर देखा तो हमारे सामने एक भयानक मंजर था। वो लड़की बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका जिस्म पूरी तरह काला और भूरा हो चुका था और उसके पैर उल्टे थे। ये सब देखकर हमें यकीन हो गया कि ये चलावा है। हमने पूरे रास्ते भागना शुरू कर दिया। अभी भी बारिश बहुत तेज हो रही थी और हम भाग रहे थे। हम उस चलावे की पकड़ से निकल गए थे और तभी वहां एक लाल रंग की गाड़ी आ गई जो हमारी मदद के लिए रुक गई। अब हमारी जान में थोड़ी जान आ गई थी। ये क्या दीपक, आपकी नौकरी की जगह इतने दूर लग गई है कि अब चलते चलते हमारी गाड़ी ने भी जवाब दे दिया। इस सुनसान जगह पर ही इसको भी खराब होना था। यार अब बस करो रानी, तुम छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान क्यों हो जाती हो? एक घड़ी ही तो खराब हुई है, ठीक हो जाएगी। और वैसे भी अच्छा है, हम थोड़ा साथ में समय बिताएंगे, बातें कर लेंगे। और शट अप दीपक, तुम्हें हर जगह मजाक ही सूझता है। मैं यहाँ कितनी परेशान हो रही हूँ। अच्छा सॉरी जी, सॉरी। चलो अब यहाँ बारिश में खड़े नहीं रह सकते, चलते हैं। कहाँ ना कहाँ तो कोई ठिकाना मिल ही जाएगा। हाँ, किसी ना किसी का घर तो होगा या कोई ढाबा वगैरह। चलो दीपक, जल्दी से ढूंढते हैं कोई जगह। रुको रुको रानी, वो देखो वहां पे एक मकान है। चलो वहां से मदद मांगते हैं, कोई तो हमारी मदद कर ही देगा। लेकिन दीपक, वह घर तो बहुत सुनसान जगह पर है। उसके आसपास तो कोई घर भी दिखाई नहीं दे रहा। और तुम्हें तो पता है, मुझे ऐसे सुनसान जगहों में घर से बहुत डर लगता है। यार मुझे पता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, हमें जाना ही होगा। वरना इतने रात को इस बारिश में और इस जगह पर हम किसी जानवर का शिकार हो जाएंगे। इसलिए जाना होगा। तुम डरना मत और बस मेरे साथ साथ चलो, मैं हूं ना। कोई है यहां? अरे कोई घर है? हमारी मदद करो, हमारी गाड़ी जंगल में खराब हो गई है। जी साहब जी, क्या हुआ? वो दरअसल हम काम से वापस आ रहे थे, लेकिन जंगल में हमारी गाड़ी खराब हो गई और यहां पर कोई और जगह भी नहीं है। बस अगर हमें थोड़ी देर के लिए यहीं रुकने की इजाजत मिल जाए। हाँ हाँ साहब जी, क्यों नहीं। आप लोग बेफिक्र होकर अंदर आइए, जल्दी से आइए, बारिश में बीमार हो जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए चाय भी बना देती हूँ। आइए।
अंदर आइए।